नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। मेरे साथ इस समय कुलदीप रावत जी हैं जो सामाजिक क्षेत्र में लगातार न केवल रुद्रप्रयाग ज़िले में बल्कि पूरे उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में सामाजिक काम करते आ रहे हैं और ख़ास तौर पे 2 बार केदारनाथ विधानसभा में दूसरे नंबर पे वो रहे हैं विधानसभा चुनाव में। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उपचुनाव भी आने वाले दिनों में आने वाले। सर, पहले तो धन्यवाद आप लोगों का। सर, बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है तो ये एक मीडिया इसको माध्यम बनाया गया था इस कार्यक्रम में कि लोग सीधा अपनी बात जो सरकार तक मीडिया के माध्यम से पहुंचा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था और ये तो हमारा जो सामाजिक कार्य है उसे देखते हुए इन लोगों ने मुझे मुख्य अतिथि बना, क्योंकि जब यहाँ पे आपदा आई थी तभी मैं यहाँ पे सक्रिय था। पिछली बार 2013 में सक्रिय था। इस बीच में जब भी यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो मैं अक्सर यहाँ पे आ जाया करता हूँ, लोगों के बीच खड़ा रहता हूँ। तो उसे विश्वास करते लोगों ने मुझे मुख्य अतिथि बनाया और कार्यक्रम में मेरे नाम से डाल दिया गया कुलदीप रावत समर्थन कार्यक्रम। इसे कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, ये जन संवाद कार्यक्रम था, जन समस्याओं का कार्यक्रम था और मीडिया कार्यक्रम था कि मीडिया और पब्लिक के सरकार के बीच में जो है पब्लिक और सरकार में जो एक मीडिया ऐसा माध्यम होता है सीधी बात पहुंच सकती है। तो कार्यक्रम इस ढंग से रखा गया था। तो इसमें काफी चुनाव पे बात करेंगे, लेकिन पहले क्योंकि अगर आपदा का जिक्र आया है तो आपने पे बात कर लेते हैं। इस समय तो सबसे पहली समस्या ये रही कि पहले ही जो यात्रा जगह जगह रोकी गई उससे काफ़ी प्रभावित पूरा केदार घाटी का इलाका रहा है। लोगों ने लाखों रुपए का लोन लेके अपने जो होटल रेस्टोरेंट खरीद रखे थे, लीज पे ले रखे थे, उन लोगों को जब पीक सीजन था उस समय यात्रा चली नहीं और फिर जो ये प्राकृतिक आपदा है इसकी दोहरी मार पड़ी है। तो लोग तो आपके पास आते होंगे, नाराज होते होंगे किस तरह से? इसका कारण कई रहा इस टाइम पे। एक तो नई रोड बनी हुई है, ऑल वेदर रोड, उस जगह से लैंड स्लाइडिंग हो रही है, ज़्यादा रिस्क था ज़्यादा यात्री भेजने में। ऊपर से जो है कांवड़ यात्रा इस टाइम बहुत ज़्यादा चली है कि जो हमारा कांवड़ यात्रा होती है वो पहले तो सिर्फ जो है नीलकंठ तक सीमित थी। इस टाइम जो है लाखों की संख्या में यात्री जो है ऊपर को चल पड़े हैं। थोड़ा इन लोगों में भगदड़ भी होती है, यात्रा डिस्टर्ब होने के कारण वो भी था। और फिर जो बीच में कंडीशन रोड कुछ ऐसे नहीं थे कि इतने यात्रा को रोड जो है ये रोड इतने यात्रा को संभाल सके, झेल सके, इतनी इस लायक रोड थी नहीं। और लोग परेशान काफ़ी हैं क्योंकि लोगों का जो है बुकिंग अमाउंट जो है लोगों को रिफंड करनी पड़ी है, यात्री अपने गंतव्य पर पहुंच नहीं पाया है। तो उसका तो सरकार को भी शायद इसका दुख है और उसका जो है हमने बात भी रखी कि इनकी जो है क्षतिपूर्ति के लिए कुछ तो सरकार करे कि ऐसे भविष्य में ना हो। क्योंकि मेन इसका कारण रहा है जो रजिस्ट्रेशन जो है हमारा रिस्क से हुआ है यात्री का, वो पहला कारण इसमें रहा क्योंकि वहाँ पे यात्रियों का जमघट लग गया है। रिस्क के सलवार पूरा पैक हो चुका था, यात्री ऊपर नहीं आ पाया है। तो होटल अपने गंतव्य जो उसने बुकिंग कराई थी, जहाँ तक उसने पहुँचना था एक टारगेट पर, या आज मुझे इस स्टेशन कल इस स्टेशन तक, तो वहाँ तक यात्री नहीं पहुँच पाया। उससे जो है काफ़ी असुविधा हुई है और नुकसान भी काफ़ी हुआ है। यहाँ पे जो हमारे होटल वाले भाई हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, व्यापारी हैं, तो उनको इस वजह से काफ़ी नुकसान किया। जो इस उम्मीद के साथ उन्होंने खर्चा किया था अपने प्रतिष्ठानों को सजाने में, उसको यात्री के लिए सुलभ बनाने में, तो वो ने उसका धन नहीं आ पाए वापस। यहाँ तक कि कई होटलों का ये शिकायत है कि हमारा जो है कर्मचारी पैसे को वसूल नहीं पाया। उसके बाद जो है पर जितने भी हमारी दुकानें खुली थी केदारनाथ में, जो किराए पे दुकानें ली थी, तो वहाँ पे लोगों ने खुल के खर्चा किया है। टैक्स भी काफ़ी बड़ा था उसका, तो वो भी उससे भी लोग परेशान काफ़ी हैं कि हमारा तो पैसा हम तो घाटे में चले गए हैं, कहाँ से हम भरेंगे इसको। यात्रा कम टाइम चली है, यात्री मैक्सिमम यात्रा रोड पे रहा है, ऊपर नहीं आ पाया। तो उसका पहला कारण था जो नया रोड बना है वही था। फिर काफ़ी समस्याएं आती यात्रा में, ऐसे नहीं मैनेज हो पाए उतना जिस यात्रा आपदा आई, लेकिन उसके बाद जो लोग उस आपदा में लापता हुए हैं अभी तक, एक तो पहले तो सरकार ने प्रॉपर अभी तक कोई नहीं किया है कि भाई इतने लोग इस आपदा में हताहत, लेकिन उम्मीदवार बहुत प्रबल हैं आप, क्योंकि 2 बार दूसरी नंबर पर आप रहे हैं। तो पार्टी मंथन कर रही है आपके नाम पे? मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो मुझे यहाँ पे किया गया कि आप जाओ तैयारी करो। ये तो हमारा सोशल वर्क है जो हम अभी कर रहे हैं। अब वो पार्टी क्या डिसीजन लेती है, पार्टी का जो आदेश होगा सर्वमान्य होगा। और अभी कुछ इस बारे में कुछ सोचा नहीं है क्योंकि अभी चुनाव में शायद टाइम भी है, 2-3 महीने है अभी, तो सोचेंगे तो क्या होता है। लेकिन जैसे उम्मीद है कि पार्टी हमारे पे विश्वास करे इस बार। पिछली बार भी, क्योंकि जब आप निर्दलीय लड़ रहे थे तो तब भी काफ़ी आपको फ़ोन आ रहे थे पार्टी की तरफ शामिल हो जाओ, आपको टिकट देते हैं। तो इस बार तो आप पार्टी में पहले ही शामिल हो गए थे। अब ये विषय तो पार्टी का है, शीर्ष नेतृत्व में जो बैठे लोग उन लोगों का है। क्योंकि हाँ, ये दूसरी बात है कि मैं जीतने में सक्षम हूँ, मेरे पास
अपना जो पर्सनल वोट बैंक से बोलते हैं, तो किसी पार्टी का वोट जो नहीं, क्योंकि मैं किसी पार्टी में रहा होने से पहले तो मैंने 2 बार प्रूव किया था कि मेरे पास जो है 13,000 से पर वोट अपना है। तो अगर पार्टी विश्वास करती है तो हम सीट बहुत आसानी से सीट जीत सकते हैं, ज़्यादा हमें दिक्कत होगी ना। तो पार्टी पर बात है कि पार्टी टिकट देते, चुनाव के बारे में अभी कुछ कमेंट्स हम कर नहीं सकते। शीर्ष नेतृत्व से कोई संकेत आए कि भाई आपको मिलेगा? आप अभी तो ऐसे किसी को नहीं मिला कि भाई पब्लिक के बीच में बात चल रही है, नीचे सर बात चल रही है कि इसका हो रहा है टिकट, उसका हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका तो पार्टी जो है सर्वे करेगी, ग्राउंड लेवल सर्वे करेगी, कहीं रिपोर्ट जाती है तब जाके टिकट डिक्लेयर होता है। ये तो शायद यहाँ तो पार्टी ने तो मंत्रियों की फौज उतार दी है, 5 मंत्री लगा दिया है केदारनाथ विधानसभा में कि चुनाव जीत। दोस्तों वो इसलिए जैसे सतपाल महाराज जी हैं, पीडब्ल्यू मंत्री हैं, तो इसलिए कि भाई अभी बरसात तो बंद हो रही है, इसी टाइम अब काम शुरू होते हैं, तो इसलिए भेजा गया कि भाई यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं, रोड की है, टूट फूट है, क्योंकि पीडब्ल्यू जिम्मेदारी बनती है, तो आप वहाँ पे काम करवाइए। तो वो सिर्फ चुनावी नहीं है, वो एक क्षेत्र में काम के लिए भेजा गया वो, शायद जहाँ तक मेरा अपना सोचना है। इससे पहले साल तो नहीं भेजेंगे थे। हो सकता है, क्या कहता हम क्या कहता मतलब छोटा सा कार्यकर्ता साहब इस बारे में क्या कहता। अच्छा सर, अगर पार्टी टिकट आपको नहीं देती है तो निर्दलीय क्या पूर्व की तरफ मैदान में उतरेंगे? नहीं, वो मेरा अपना डिसीजन नहीं है। फिर मेरे पास जो अपने पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने आज एक कार्यक्रम में रखा था, जो लगातार लगे हुए कि रावत जी आपने जो है स्टेम क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करना, तो जो डिसीजन होगा वही मैं मानूंगा। फिर मेरे लिए जो है अपना कोई डिसीजन मेरा है नहीं, या तो पार्टी डिसीजन है या फिर जनता डिसीजन है, हम दोनों पे काम करेंगे। जनता की तरफ ज़्यादा झुकाव लग रहा है आपको? हाँ, क्योंकि हर क्षेत्र में जनता जो है पार्टी से मेरे हिसाब से ऊपर ही होनी चाहिए, है ना। और जो जन संगठन का जो एक आदेश होता है सबसे सर्वोपरि होता है ना। पार्टी तब बनती है जब जन संगठन साथ में है, तो वही हम मानेंगे इस बार की भाई ठीक है। आप लगातार पिछले 10-15 सालों से इस घाटी में लगातार बने हुए हैं, और ख़ासतौर पे हमने देखा है 2017 के चुनाव के बाद तो आप पूरी तरह से सक्रिय हैं इस क्षेत्र में। 2 बार चुनाव हारने का मलाल रहा है, इस बार किस तरह से देखते हैं क्षेत्र का रुझान, माहौल? विधानसभा भेजेंगे आपको? इतना अभी कुछ लगता नहीं, ऐसे कोई बात हुई नहीं है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी, जो जिसका मैं आज छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ, तो लेकिन जनता की तरफ से क्या लगता है कि जनता मन बना दिया है? जनता से उम्मीद को व्यवसाय समझते हैं, उनका होता है, वो हमारा सिस्टम नहीं है। हम आज चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो वो भी जनहित में, पीछे भी लड़ा है तो जनहित में लड़ा चुनाव, कि हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि किया शायद उससे लोग संतुष्ट नहीं है, तो हम करने में सक्षम है। क्योंकि हमारे वो जरूरत नहीं है कि हम किसी ठेके के भरोसे या विधायक निधि पे कमीशन के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं कि भाई इसमें कमाए, तो हमारा इतना वो इस ढंग से हमारा कोई सोच नहीं है। हमारा जन सेवा ही हमारा जो है लक्ष्य है, और उसको बड़े स्तर पर करने के लिए हम जो है चुनाव अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहा हूँ मैं। चुनाव मेरे को जो है हमारे जो सहयोगी हैं सामाजिक कार्य में, वो लोग हमें करते हैं कि आप चुनाव लड़िए आप। तो हमने तो कोई पॉलिटिकल शुरुआत तो नहीं की थी, हमने तो समाज सेवा की शुरुआत की थी। आज से नहीं, 15 साल से लगभग चल रहा है, तो हमारा कोई चुनावी मतलब था नहीं इससे। लेकिन इस घाटी का एक विषय लगा इसलिए कि मैंने भी जीवन की शुरुआत यहाँ पे किया, बहुत गरीबी हालत में यहाँ पाया था, आज सक्षम हूँ। इस घाटी वालों ने मेरा सहयोग किया, इस क्षेत्र वालों ने सहयोग किया, तो जीवन जो अच्छी शुरुआत बोलते हैं बुरे टाइम के बाद, वो मैंने यहाँ से किया था। इसलिए कर्ज भी इन लोगों का वही, उसके लिए हम ये सामाजिक कार्य करते हैं। अब बात आज इतने आगे लोग कहने लगे प्रतिनिधित्व करो, तो हम ठीक है भाई, आप चाहते हम करेंगे, दिक्कत नहीं। मंच पे एक बात आई थी कि आपने घोड़े खच्चरों का संचालन भी यहाँ से किया है। आप बुरा टाइम था, गरीब था उस टाइम, है ना। छोटे कम उम्र में जिम्मेदारी आ गई थी, तो काम हमें मिला। मैं टीवी मैकेनिक भी रहा हूँ, क्योंकि मैं नेशनल प्लेयर हूँ मार्शल आर्ट्स से, तो काफ़ी पहले जो है ब्लैक बेल्ट मैंने कोर्स पूरा कर लिया था। उसको थर्ड डन ब्लैक बेल्ट तो मैं इस टाइम पे, तो उस बीच मैं काफ़ी जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ। मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है स्कूलों में, तो जिससे भी हमारा एक जीवन व्यापन के लिए एक सोर्सेस हमें मिले हैं, हमने किए हैं। यहाँ पे अच्छा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से इनकी शॉप में मैकेनिक रहा हूँ, कि अपने दुकान का हमारे पास पैसा था नहीं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक दौर था कि जब फालना डिश चला करता था, तो उस डिश का मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता था लगाने का, फिटिंग करने का, क्योंकि उस फील्ड का मेरे अच्छा नॉलेज था मेरे को। तो काफ़ी काम संघर्ष से जो बोलता है मैंने भरपूर किया है, और ऊपर वाले ने केदार बाबा की कृपा से संघर्ष का फल भी मुझे जल्दी मिला है, कि थोड़ा सा जरूरत से ज़्यादा मिला है, तो जिससे हम जो है आज सामाजिक कार्य कर रहे हैं। वही सर, ज़मीनी अनुभव आपने हासिल किए जीवन में, और पहाड़ के जो संघर्षमय जीवन होता है उससे आप गुजरे हैं आगे। पहाड़ के लोगों में आज सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे रोज़गार की है,
स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत सारे अवसर तो हैं, लेकिन उनको एक दिशा नहीं मिल पा रही। इस क्षेत्र में क्या आपका हाँ, सच है कि मैं यहाँ पे अच्छा गाइड बन सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जगहों की बेरोजगार था रहा हूँ, लेकिन मैं कभी वेटिंग में नहीं बैठा कि मुझे कोई करके देगा, सरकार करके देगी। मैंने अपना रास्ता खुद चुना है और बहुत इजीली मैं उस रास्ते से बाहर भी निकला हूँ गरीबी से। और क्योंकि मैं हिमाचल साइड रहा हूँ, वहाँ पर मैंने देखा किस ढंग से वहाँ पे इसी जो हमारा इन्वायरमेंट यहाँ पे, इसी इन्वायरमेंट में वहाँ पे सेब की बागवानी होती है। वो लोग जो है 10 नाली पे आराम से 7-8 लाख रुपए जो है अपना साल का कमा रहे हैं। साथ में उनका नगदी जो है शहद का काम हो गया है, अदरक का, हल्दी का हो, क्योंकि वहाँ पे लड़का ये नहीं सोचता कि मैं जो है एमएससी हूँ या एमए हूँ या पोस्ट ग्रेजुएट हूँ या मैं डिप्लोमा वाला हूँ तो मुझे सिर्फ नौकरी करनी है। उसका ये है कि पढ़ाई अपनी जगह है और अपना जो है काम जो है वो व्यवसाय के लिए, वो नौकरी के लिए वेटिंग नहीं रहता है, वो अपना व्यवसाय शुरू कर लेता है। और आज लोग वो उससे वो लोग कामयाब भी हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कभी जाओ तो आप रोडों से ऊपर चढ़ना, तो वहाँ पे देखना आप किसी सेब बागवानी काम करते हुए आदमी उसका डिग्री डिप्लोमा पूछोगे, आप ताजुब हो गया कि आदमी यहाँ क्या कर रहा है। तो उसने बनाओ, अब जब आप पूछो उसको तेरा कितना इनकम है, तब आपको चलता है कि करोड़ों में कमा रहे हैं। तो वाकई नौकरी में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा डिग्री डिप्लोमा वाला सिर्फ नौकरी नहीं होता है ना। ज्ञान लेने वाला ये नहीं कि हमें सिर्फ नौकरी बनना, मालिक बनता है उससे, देखिए, है ना। तो उन क्षेत्रों में रहा हूँ, हमने देखा सीमेंट प्लांटों में, हमने कई बार वहाँ पर गए, घूमने, काम भी किया हम लोगों ने, हमें जरूरत पड़ती है वहाँ पे। तो वहाँ क्या उन लोगों का जो जीवन स्तर बढ़ा है वो अपना स्वरोजगार से, जो सरकार का नेशन यहाँ है वही वहाँ पे भी है, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना उन लोगों ने और अपना रोजगार खुद ढूंढा है। आज लोग सक्षम है, तो हम वही चाहते हैं यहाँ पे भी लोग करें सब चीज़। यहाँ पे भी भौगोलिक स्थिति वही है, हमारे पास जो यहाँ पे जो वनस्पति के लिए जो इन्वायरमेंट बनता है वो भी वही है, कुछ अलग नहीं हिमाचल इसमें। फिर वहाँ का आदमी हम लोग क्यों पिछड़ गए हैं, हम लोग क्योंकि हम लोगों ने जीने का दूसरा रास्ता चुना ही नहीं है। हम सिंगल वे पे चल रहे हैं कि भाई ये मैंने पढ़ाई किया, यहाँ पे मेरे को जॉब मिलना है, यहाँ पे मैंने अपने गृहस्थी बसानी है, यहाँ पे मैंने रिटायरमेंट लेना है, यहाँ पे मैंने जो है वो, तो उन लोगों का वो नहीं है। वो 2-3 रास्ते लेके चलता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ मेरे को जो है दूसरा रास्ते लेके चलना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई से मैं कामयाब नहीं होता, यहाँ मेरे पे खेती है, इस खेती में मैं किस ढंग से मैंने कामयाब होना, यहाँ मुझे क्या फसल लगानी चाहिए, मुझे एक कम टाइम में ज़्यादा उपज कैसे करनी है। कि मैंने छोटी बात है, सेब का मैंने बगीचा लगा दिया, साल भर की फसल है, इस बीच फायदा कैसे उठाना, मैंने उसमें शहद का भी पेटियाँ रख दी हैं, साथ में हमने जो है उसमें हल्दी अदरक भी लगा दिया है कि सेब में पतझड़ ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो उस टाइम आराम से वहाँ पे अच्छा हो जाता है। वो छोटे छोटे उसमें जो है वो फलों के लगाते हैं, और एक तरफ से जो ला कि मार्केट भी बहुत साथ देता है उनका, क्योंकि उनकी उपज उस टाइम पर होती है जब मार्केट में रेट हर चीज़ का बहुत ऊपर है। जैसे टमाटर लीजिए, टमाटर जब 70-80 किलो, तब उनका टमाटर मार्केट उतरता है, अच्छा बने उनको, लेकिन हम इसी पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग पढ़ लिख के थोड़ा सा बन गए कि हमें तो भाई अब इस फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं, शर्म महसूस करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो इसी का हम यहाँ पे जो है, अगर कभी हम लोग यहाँ पे कामयाब होते तो हम सबसे पहले यही मार्गदर्शक बनेंगे। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पे कुछ चीज़ कमी नहीं है। उत्तराखंड में टूरिज्म और तीर्थाटन बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहीं ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ सिर्फ टूरिज्म नाम पे हम बताएंगे केदारनाथ है, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे मंदिर हैं जिन मंदिरों अपने पौराणिक कहानियाँ हैं, जिनके अभी मान्यता है। हम धरातल पे कुछ काम नहीं कर पाए हैं, हम उन मंदिरों का महत्व लोगों तक समझा नहीं पाए हैं। आप देखते होंगे, अगर आपको कहीं बोर्ड मिले सिर्फ बद्रीनाथ केदारनाथ जी का मिलेगा रोड पे, हाईवे रोड पे भी, आपको कभी नहीं देखता क्या काली मठ कहीं ना एक बड़ा मैप लगा रखा है, उसकी वो महानता क्या उस मंदिर की वो लिखा हुआ, उसकी हमारे क्या मान्यता उस मंदिर में, क्या धारणा हमारी वो नहीं लिखा हुआ है। वो हमारे पास जो है ऊखीमठ मंदिर है, वहाँ पे जो है श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध और उषा जी का विवाह स्थल है। आज बोलते हैं कि वहाँ पे वो मंडप भी है, जिस दिन हम आम टूरिस्ट को दिखा पाएंगे हमारे पास है, आप आइए दर्शन कर, लोग जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक ही थोड़ा प्रचार हो पाया त्रिजुई नारायण का, बहुत टूरिस्ट वहाँ पाता है, और जो हम दिखा नहीं पाए। हम जहाँ पर आज बैठे हैं यहाँ नारायणकोटी में, नारायणकोटी अपना अर्थ है, बहुत पुराना मंदिर है, हम इसके बारे में कभी दिखाई नहीं पाए लोगों को। हमने एक ही रास्ता, हमने दौड़ के कहाँ जाना, केदारनाथ जाना, दुकान खोलनी है, हमने वो रोजगार यहाँ ढूंढा ही नहीं है ना। तो यात्री तो यहीं से गुजरता है, वो यहाँ पे रुकता भी होटलों, अगर हम उसे समझा पाएँ, यहाँ पर हमारा कहीं उसका एडवर्टाइजमेंट हो, हमारे पास जो है यूट्यूब पे उसको प्रचार करें, हम रोडों पे बोर्ड लगाएं, उसका होटलों में लगाएं, तब वो पूछे हमारे ये जगह कहाँ है, तो हम बताएंगे उसको। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग खुद निष्क्रिय बैठे, हम एक ही उस पर जो है केदारनाथ भगवान जी के जो एक रूट है उसी रूट हम निर्माण किए यहाँ से। इस बार की जैसे यात्रा सरकार के पास अवसर था कि जब केदारनाथ में ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो डाइवर्ट की जा सकती थी यात्रा, ऋषिकेश रोकने की बजाय, श्रीनगर रोकने की बजाय हम इन स्थानों पर भेज सकते थे। अवसर तो था सरकार के पास, था, नहीं हो पाया, क्या कर सकते हैं। तो बड़े स्तर की बातें हैं, हम भी नहीं समझ पा रहे कि भाई इतना कैसे हो गया। जब यात्री वहाँ से लाखों में तादाद में चला, तो यात्री यहाँ पे जब होटल वालों की शिकायत है कि हमारे पास तो
यात्रा कुल 10 दिन चली है, जबकि 40 दिन का पूरा टाइम था यात्रा का। बरसात लेट शुरू हुई इस बार, तो यात्रा 40 दिन भरपूर चलने चाहिए थे यहाँ पे इस बार, कोई वो दिक्कत थी नहीं। लेकिन आज भी लोग परेशान है कि भाई यात्रा नहीं चली, तो नीचे से ऐसा लग रहा था कि यार ये तो सारा जो पहाड़ पैक हो चुका है ना। तो हमारे भी समझ से बाहर है, ऐसा किस लिए हुआ, शायद कुछ कमजोरियां प्रशासन की हैं, सरकारों की हैं। तो इस पे हम चाहते हैं आगे से ध्यान दिया जाए। सबसे बड़ा इसमें जो रोड़ा बना है वो हमारा जो है रजिस्ट्रेशन जो था ऋषिकेश से हो रहा था, सबसे बड़ी दिक्कत उससे आई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के चक्कर में या गाड़ी चेक करने के चक्कर में यात्री इतना ज़्यादा था रोड पे कि आधे घंटे में जो है कम से कम 10-10 किलोमीटर जाम लग जा रहा था। तो वो एक कारण रहा है। फिर यात्री सोशल मीडिया से भी काफ़ी इसका दुष्प्रचार हुआ कि पहाड़ पूरा पैक हो चुका, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो गाड़ी अगर रोड पर खड़ी थी तो यात्री बस अंदर ही था, लोगों ने एक दिन पूरा गाड़ी के अंदर काटा है। तो वो कई चीज़ें ऐसी थी कि भ्रम थी कि जो ये लोगों को गुमराह किया गया था, है ना। वो हमारा सोशल मीडिया से समझ लो आप, या किसी और उससे समझ लो, तो यात्री यहाँ पे आ नहीं पाया है। जो रिकॉर्ड तोड़ यात्रा बोल रहे थे, मेरे हिसाब से आज लोग यहाँ पे आंकलन लगा रहे हैं, यहाँ पे तो 4-5-6 लाख से ऊपर यात्री नहीं आया, जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे। तो नीचे से ऐसा लग रहा था भाई कम से कम जो है 20-21 लाख यात्री ऊपर आया है। तो वो कहाँ डाइवर्ट हुआ ये समझ नहीं आता कि ढंग से हुआ। अगर रिकॉर्ड था गवर्नमेंट पास, तो इसका जो है होना चाहिए था भाई कि यात्री पहुँच, जब कैपेसिटी हमारे यहाँ पर जो है कम से कम 10 से 15-20 हज़ार यात्री को पर डे की है मंदिर तक, तो वो पहुँच नहीं पाए, तो गलत हुआ ये सब कुछ, नुकसान हुआ इससे लोगों का भी। तो सर, उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस और अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो अपना आपको कहाँ पाते हैं? फाइट भाजपा से है या कांग्रेस से है आप? आज़ाद जी, इस बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि पार्टी ज्वाइन किया तो ऐसा करना नहीं पड़ेगा मुझे। पार्टी मुझे पे विश्वास करेगी, टिकट देगी मुझे, चुनाव लड़ाऊंगा पार्टी, बीजेपी पार्टी को मैं सीट दिलाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं है। और बाकी बात की बात है कि क्या होता है, लेकिन अभी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम जो है पार्टी अगेंस्ट के चुनाव लड़ें। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का छोटा सिपाही हूँ, लेकिन विश्वास है कि पार्टी हमारे बारे में सोचेगी, हमारा जो जनाधार है उसके बारे में सोचेगी, हमारा जो सोशल वर्क है उसके बारे में सोचेगी, और इस बार जो है विश्वास हमारे पर रहेगी, और ये टिकट हमें देके जो है आराम से सीट को निकाल के। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है राजा। तो ये थे सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा के नेता कुलदीप रावत जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए, और ख़ास तौर पे जो सामाजिक क्षेत्र में लगातार उनके कार्य हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्र में उनकी भी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।